हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं तीसरे आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका आप इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उधर जाके आप वो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं भाई, बेल आइकन में क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो आज हमें हमें मैं आपको पहले 5 सेकंड में ये बता दूं कि हमारा पैटर्न कैसे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे 1 फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, उसके बाद फिर जो 2 वाला वो आता है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो हम उस हिसाब से चलेंगे। पहला मैं कवर करूंगा, फिर उसके बाद आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब अच्छे से एकदम क्लियर कर देंगे। अब चाहे जितना टाइम लग जाए लग जाने दो, ठीक है। तो जल्दी से हम चालू करते हैं भाई, ज़्यादा लंबी वीडियोस बनानी तो पड़ेगी, पर ठीक है चलो भाई। हिस्ट्री यार बहुत ज़्यादा है तो फिर पार्ट ज़्यादा बनते हैं ना यार, तो आप लोग भी कहते हो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं मानता हूँ आपकी बात को। चलिए चालू करते हैं। तो क्या हुआ भाई, मीन्स फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ था 18th सेंचुरी में, वो हमें पढ़ना है। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इन 1774 डेट बिल्कुल याद रख लो कि 1774 में जो लुइस 16 था, बर्बन फैमिली का लुइस 16, जो कि राजा बना था, ठीक है। और वो राजा बन गया था फ्रांस का। और जब वो 20 साल का था, उसकी शादी ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस से मैरी एंटोन से हो रखी थी। मतलब उसकी शादी मैरी एंटोन से हुई थी, ठीक है। अपॉन हिज एसेशंस द किंग फाउंड एज एन एम्प्टी ट्रेजेडी। जब वो अपने राजघोष में गया, जब उसने देखी कि भाई पैसा ईसा कितना मिला है, तो उसने क्या देखा कि उसको पूरी पूरी एम्प्टी ट्रेजेडी मिली है, ठीक है। अब भाई वो हक्का बक्का रह गया यार, ट्रेजेडी एमपी है, काम कैसे करेंगे यार। चलो कोई बात नहीं, अब उसका भी उपाय निकालेंगे हम आगे, ठीक है। लॉन्ग ईयर ऑफ, अब एक चीज़ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एम्प्टी ट्रेजेडी क्यों थी फ्रांस की, व्हाट इज अ रीजन बिहाइंड एम्प्टी ट्रेजेडी ऑफ फ्रांस। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई, आएगा ही आएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जाना तो चैप्टर को पढ़ा ही क्या है आपने। तो अब इसके बाद पॉइंट्स आप लिखिएगा, ठीक है, अंडरलाइन करते जाइए। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर had drained the financial resource of France। पहला पॉइंट एम्प्टी ट्रेजेडी मतलब एम्प्टी ट्रेजरी का पहला पॉइंट क्या है, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। बहुत ज़्यादा वॉर छिड़ी, इसलिए जो फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी वो खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, एडेड टू दिस वॉर ऑफ द कोर्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा विजेंट कोर्ट और ये एक कोर्ट था पैलेस ऑफ वर्साइल। उसके जो मीन्स उसमें जो खर्चा आता था वो बहुत ही ज़्यादा आता था, बहुत ही भव्य कोर्ट था जहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा था। मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता, तो उसका जो मीन्स उसको जो मेंटेन करने में चार्ज लगता था वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता था। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जो मीन्स under Louis XVI, France helped the 13 American colonies gain their independence from the common enemy Britain। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जो लुइस 16 है उसके अंडर में जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो हैं वो युद्ध लड़ रही थी, किसके खिलाफ, उसके सबसे कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन याद रखिएगा कि कॉमन एनिमी कौन है, किससे वो लड़ रहे थे, तो ब्रिटेन से। फ्रांस ब्रिटेन का दुश्मन है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे फ्रांस ब्रिटेन का दुश्मन है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। द वॉर एडेड मोर देन बिलियन लिबर्स टू डेबिट दैट हैव ऑलरेडी राइज टू मोर देन 2 बिलियन लिबर्स। तो अब फ्रेंड्स 2 बिलियन लिबर्स का उन पर कर्ज आ गया था। अब लिबर्स क्या होती भाई, हमारे कहाँ तो रुपया चलता है पर उनके कहाँ लिबर्स चलता है, यहाँ पास दिया गया है, आप देख सकते हो, सारी चीज़ें दी गई है बुक में। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूटेड इन 1794। तो याद रखिएगा कि फ्रांस की करेंसी क्या है, लेबर, ठीक है। चलिए फिर से आगे हम चलते हैं भाई, मैं आपको अच्छे से लाइन वाइज बता दूंगा, आपको पता ही नहीं चलता, सब लोग बता देते कि इतने लेबर का कर्ज आ गया। अब लेबर क्या होता, हमारे कहाँ रुपया चलता, रुपया लेबर नहीं चलता, लेबर तो हमारे अंदर है, ठीक है। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10%
इंटरेस्ट ऑन लोन। अब भाई कोई पैसा दिया है तो दोस्ती यारी न हो वहाँ है, उसमें लोन अलग लगता है भैया, 10% का इंटरेस्ट लेता वो। ठीक है, जैसे अपन किसी से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट लगती, ब्याज लगती, जिसे हम हिंदी में ब्याज कहते हैं। ठीक है, आपके पापा घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं तो फिर 8% 6% लोन भी वो इंटरेस्ट भी भरते हैं। ठीक है, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट was obeyed to spend an increasing percentage of its budget or इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो अब भाई जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो कैसे अपना खर्चा चलाएगी, कैसे मीन्स जो इतनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रही है तो कैसे वो पेमेंट करेगी, कैसे अपना खर्चा चलाएगी, जो उनका मेंटेनिंग का कॉस्ट आ रहा है, जो डेली का सच अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ आर्मी का जो खर्चा आ रहा है, कोर्ट का जो खर्चा आ रहा है, रनिंग गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ का खर्चा आ रहा है, स्टेट वॉज फोर्स टू। अब भाई खर्चा कहाँ से निकालें, तो यहाँ से निकालें दी। भाई देखो, सबसे पहले अपन बिल्कुल हिस्ट्री को ना यार अपन घर जैसे लेके चलेंगे जैसे हमारी डेली बेसिस में होता है। तो गवर्नमेंट को अपना खर्चा पुजाना है। अब उनके पास पैसे की कमी आई तो वो क्या घर से लगाएंगे पैसा? हाँ, घर से लगाएंगे पैसा, बताओ ना, नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट के पास अगर पैसे की कमी आई तो वो कहाँ आएंगे? टैक्स में आएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, टोल टैक्स लगाएंगे, आपसे पैसा मांगेंगे और फिर काम कराएंगे। तो ऐसे ही फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसे की कमी आई, टैक्स लगाया। अब टैक्स लगाने में क्या दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आगे हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब उनके पास क्या चाह रहा है भाई, टैक्स बढ़ा दो। अब yet even the measure would not have sufficient, ये भी कुछ सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। अब जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 स्टेट में बांटी गई है और सिर्फ तीसरे स्टेट वाले जो लोग हैं ना वही बस टैक्स पे करते हैं। 2 स्टेट वाले तो बढ़िया अपना मजा मारते हैं। ठीक है, अब टैक्स किसको पे करना? थर्ड स्टेट बस को। थर्ड स्टेट बस पे करेगी तो ये सफिशिएंट नहीं है। आगे देखते हैं अब ये क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट क्या है ये। तो ये स्टेट आपको पता चलेगी यहाँ से, यहाँ खोल लो, आओ। हाँ चलो ठीक है, इतने में हमको दिख रहा है। पहले स्टेट में आते हैं क्लर्जी, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं बताऊँ ना 100% आएगा, गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ना आए तो भाई मानने मत लगना, मतलब मैं अपने अंदाज के हिसाब से बता रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट नहीं, हाउ मैनी स्टेट और ऐसे कुछ आएगा, पर स्टेट का ज़रूर आएगा। ठीक है, तो पहली स्टेट में कौन आते हैं? क्लर्जी। दूसरी स्टेट में कौन आते हैं? नोबेलिटी। तीसरी स्टेट में कौन आते? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल और लॉयर्स और मीन्स ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये लोग आते हैं, सारी चीज़ें नहीं, ये लोग आते हैं। ठीक है, अब और मैं पीजेंट आते हैं, आर्टिशंस आते हैं, स्मॉल पीजेंट आते हैं और लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स आते हैं। तो मतलब गरीब तबके के लोग और बिग बिजनेसमैन भी थर्ड स्टेट में आते हैं। चलो भाई, थर्ड स्टेट का हमको समझ में आ गया कि बिग बिजनेसमैन आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, जो अमीर लोग, मतलब अमीर नहीं मिडिल क्लास के लोग आते हैं, और बिल्कुल गरीब लोग भी, बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी आते हैं। चलो, क्लर्जी क्या है, नोबेलिटी क्या है, ये दोनों अंग्रेज के शब्द कहाँ से पैदा हुए भाई? चलो, एक का शब्द का मीनिंग आपको नीचे मिल जाएगा, क्लर्जी। क्लर्जी क्या होता है इसने बताया है हमको। क्लर्जी क्या है भाई? ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन दी चर्च। ऐसे आदमी जो कि इन्वेस्ट करते हो चर्च में और स्पेसिफिक फंक्शन करते हो चर्च में, मतलब चर्च के जो गुरु रहते हैं और जो चर्च के इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं वो क्लर्जी कहलाते हैं। नोबेलिटी तो मुझे भी पता है तो मैं बता देता हूँ, राजा के परिवार वाले, राजा के रिश्तेदार, राजा के फलाने, राजा के ढकाने, जिनकी दूर दूर से कुछ पहचान हो राजा से, वो कौन हो गए भाई? नोबेलिटी। कहाँ के हो? राजा के भाई हैं, कहाँ कहला गए? नोबेलिटी। जिनकी परिवार अगर एक नोबेलिटी है तो उनका पूरा परिवार मजे मारेगा। ठीक है, और इनको टैक्स कुछ नहीं पे करना, इनको तो अपनी फुल एंड एंजॉय करनी लाइफ। पे किसको करना? कमा के किसको देना? थर्ड स्टेट वालों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिवाइड किया गया स्टेट में। मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में, भाई की भाषा में बताने में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो बता दीजिएगा। ठीक है,
द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट। अब देखिए हमने आपको बता दिया, आप यही रीड करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा। तो जो society state was part of the feudal system that dated back to middle ages. The term old regimes is usually used to describe the societies and industries friends before 1789। तो ये जो सोसाइटी है ये स्टेट में बटी हुई है, इसे हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, जो कि लिया गया था कब, मिडिल एजेस में लिया गया था, ठीक है। और ये एक ओल्ड रिजाइम है जो कि डिस्क्राइब की गई थी कब, फ्रांस में बिफोर 1789 के बाद ये सब आया था, ठीक है। अब ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया है फिगर 2, इसमें कौन सा है, फिगर 2 में, तो जो मैंने आपको बताया अब इसके बारे में हम रीड कर लेंगे। तो जो आपने देखा है हाउ टू द सिस्टम ऑफ स्टेट फ्रांच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो ऐसे फ्रांस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होती है। A peasant made up of 90% of population, however, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the owned by nobilities, the church, and other richest member of the third state। तो क्या है इसमें भाई कि जो पीजेंट हैं वो 90% है। पीजेंट जो है 90% पॉपुलेशन की है, पीजेंट की है, ठीक है। और उनमें से जो स्मॉल नंबर ऑफ जो छोटे पीजेंट है उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हैं, और जो 60% जो हैं वो नोबल्स हैं और चर्च हैं। मीन्स वो चर्च वाले लोग जैसे क्लर्जी कहते हैं, और नोबल्स हैं जो रिचर सेक्शन के, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी हैं, ठीक है। अब मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज्ड बर्थ। तो मैंने बोला आपको जन्म से ही वो बढ़िया मजे मार रहे हैं, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, बढ़िया उनको मिलता जा रहा है फ्री का बैठे बैठे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वाज एक्सेप्शंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस दी स्टेट। मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनको टैक्स भी पे नहीं करना है, ठीक है। बस ये इनको तो आराम से बैठना बस है। और नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। पीजेंट वर ओब्लिज्ड टू रेंडर सर्विसेज to the lord, to work in his house and fields, to serve in army, or to participate in building roads। तो नोबल्स के वो लोग तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, और ये जो थर्ड स्टेट के छोटे मोटे लोग हैं, पीजेंट हैं, ये इनके कहाँ काम करते हैं, इनकी ज़मीनों में काम करते हैं, इनकी फील्ड्स में काम ये लोग किया करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये लोग इनकी कामों में काम करते हैं, और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और आर्मी में पार्टिसिपेट करते हैं, और बिल्डिंग्स रोड्स ये बनाने में भी ये लगे रहते हैं, गरीब तबके के लोग। और ये लोग तो अपने बढ़िया चर्च, ये मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी अपने बैठे बैठे खाते हैं, ठीक है। अब इतना ही तक सीमित नहीं था, काम तो करते ही करते थे, और टैक्स पे करते थे वो भी बहुत ज़्यादा। अब ये लोग 2 प्रकार के टैक्स पे किया करते थे, मेनली 2 प्रकार के, बहुत सारे करते थे बाकी तो। ये लोग चर्च को पे किया करते थे, जो कि टैक्स को क्या कहते हैं हम, टिट्स, जो कि चर्च को दिया जाए। द चर्च टू एक्सेप्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टिट्स फ्रॉम द पीजेंट। पीजेंट किसको, चर्च को, जो मतलब चर्च को जो टैक्स जाए उसे हम टिट्स कहते हैं, तिथ, ठीक है, याद रखिएगा। ये तो बिल्कुल भी आएगा ही आएगा, 2 नंबर 1 नंबर में आएगा। व्हाट इज टिथ, व्हाट इज टिल, ठीक है। टिथ और टेल हैं। अब मैं बता देता हूँ इनमें अंतर क्या है। जो कि चर्च को दिया जाए वो टिथ है, ठीक है। और ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड पे टैक्सेस टू दी स्टेट, और जो स्टेट को दिया जाए वो टेल है, जो स्टेट को दिया जाए वो टेल है। तो अगर आए कि व्हाट इज स्टेट एंड टेल, तो आप यहाँ से लेकर इसको छोड़ दीजिएगा, ये काट दीजिएगा, और बाकी पूरा यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और नंबर काटे तो मुझे फ़ोन लगा दीजिएगा, मैं मैम को समझा दूंगा, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इतने टिथ और तिल तो लगाते ही थे, और भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाते थे। किस किस चीज़ों में, टोबैको में, सॉल्ट में, और ये खाने वाने की चीज़ों में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में भी टैक्स लगाते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। और सिर्फ पूरा जो बर्डन था
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और ये टैक्सेस पे करने का वो किसका था, थर्ड स्टेट वालों का। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को कोई चिंता नहीं, वो अपना चिल मारते थे, मज़ा मारते थे, ठीक है। सिर्फ टैक्स किसको पे करना है, थर्ड स्टेट वालों को, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो चलिए हम आ जाते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब भाई मैं आपको क्या बताऊं कि स्ट्रगल मतलब सर्वाइव की स्ट्रगल थी, आदमी जी नहीं पा रहा था। मतलब जीने के लिए भी आदमियों को क्या चाहिए था, खाना पीना चाहिए था। खाने पीने के लिए क्या चाहिए है, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, कमाने से मिलेगा। अब कमाएंगे और पूरा टैक्सें भर देंगे तो खाएंगे क्या। इसलिए सर्वाइव की स्ट्रगल थी, मतलब लोग जी ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम द 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन इन 1789। अब बताओ भैया, पॉपुलेशन बढ़ेगी फ्रांस की कितनी, 23 मिलियन थी कब, 1715 में। 28 मिलियन हो गई कब, 1789 में, ठीक है। दिस लीड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब देखो भैया, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड भी घटेगी। पर बढ़ ही रही है पॉपुलेशन तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है। अब फूड ग्रेन की डिमांड तो बढ़ रही है पर प्रोडक्शन उतने का उतना ही है। तो भाई अब हो गई गड़बड़। अब देखते हैं गड़बड़ का सॉल्यूशन क्या है, कैसी गड़बड़ है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन could not keep pace with the demand। अब देखो, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था जितना वो मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा था पर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो रहा था और डिमांड बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब देखो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आज के ज़माने में सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं तो है मोबाइल फ़ोन सभी यूज़ करते हैं, इसके बिना तो कोई भी काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो अब अगर सपोज डेट मोबाइल की प्रोडक्शन तो इनफ मतलब अच्छे से हो रही है, पर अगर मोबाइल कम हो जाए, मतलब मोबाइल बनना कम हो जाए और लोगों की डाइट तो वही हो गई है, मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए है, तो अब क्या होगा, जो रिचर सेक्शन के लोग होंगे, जो अमीर तबके के लोग होंगे, वो बोलियां लगाएंगे उसके लिए। जो वीवो का फ़ोन 10,000 में, जो ओप्पो का फ़ोन 10,000 में, 20,000 में मिलता था, वो अब बोलियों में बिकने लगेगा कि मैं 30,000 दूंगा, मैं 40,000 दूंगा, मैं 50,000 दूंगा, मैं 1 लाख दूंगा, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। तो जो गरीब लोग हैं वो उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। सिर्फ कौन खरीद पाएगा, अमीर लोग खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो रहा था, अब फूड ग्रेन की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी और फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो घट रहा था। तो अब क्या होगा, गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे, उसकी बोलियां लगने लगी और वो कौन खरीद रहे हैं, अमीर लोग, ठीक है। अमीर लोगों ने सारा फूड ग्रेन खरीद लिया और गरीब लोग अपना बढ़िया भूखे मर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन कुछ क्रिएट हो गई थी कहाँ पे, फ्रांस में, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया की भी अभी कंडीशन आने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि फूड ग्रेन की मात्रा जो है ना वो इनफ ही है, वो उतना ही है, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं अब क्या है। तो हमने देखा कि ब्रेड की प्राइस जो है अब वो बढ़ने लगी, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन घट रहा है। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन वर्कशॉप्स हु ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। अब देखो, जहाँ पे लोग जो वर्कशॉप में काम करते थे, जो लोगों का काम करते थे, उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो इनकम थी वो फिक्स थी, पर इस वेजेस में वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। मतलब महंगाई बढ़ रही थी पर वेजेस उतनी की उतनी थी। सो जो गैप हो रहा था पुअर और रिच का, मतलब अमीर लोगों का और गरीब लोगों का जो गैप था ना, वो घट नहीं रहा था, भर नहीं रहा था और बढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा था। अब थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूसेस दी हार्वेस्ट। अब बताओ भाई, अभी तो ठीक है, चलो ये चल रहा, महंगाई चल रही, और कहीं धोखे धकाड़े भगवान ने अगर सुन ली कि हार्वेस्ट का खराबा ही हो गया, मतलब कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो फिर तो भाई सब्सटेंसेस क्राइसिस आ जाएंगी। अब ये क्या है यार, ये कौन सा अंग्रेजी का नाम है, इसको भी हम देख लेंगे। बगल वाले बॉक्स में आओ, आ गए। सब्सटेंसेस क्राइसिस, an extreme situations where the basic means of livelihood are endangered and
और अच्छा ये तो दूसरे मतलब का आ गया, ठीक है। तो सब्सटेंशियल क्राइसिस का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए जिसमें जो हमारी लाइवलीहुड है वो इंगेज हो जाए और मतलब वो अच्छे से ना हो पाए। मैं अभी आपको अच्छे से बता दूं, ये तो अंग्रेजी का लिखा है, आपको अंग्रेजी में समझ में नहीं आएगा ना मुझे आएगा, तो मैं आपको सब्सटेंशियल क्राइसिस का मतलब बता दूं कि अगर कभी ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो या कभी आंधी तूफान आ जाए तो उसमें फसल बर्बाद हो जाएगी और सब्सटेंशियल क्राइसिस आ जाएंगी जिसमें हमें भूखा मरना पड़ेगा, खाने के लिए हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग दी ओल्ड रिजाइम। तो ऐसा हुआ था फ्रांस में ओल्ड रिजाइम्स के दौरान, ठीक है। तो अब सब्सटेंशियल क्राइसिस कैसे हैपन होती है, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, अच्छा खासा चार्ट दिया गया है, तो भाई एक बार देख ही लें। देखो बैड हार्वेस्ट, एक तो बैड हार्वेस्ट से होती है, फिर पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब देखो बैड हार्वेस्ट हुई, उसके बाद फिर कुछ ही लोगों की अच्छी फसलें हुई, मतलब कि जो फसल है वो कम है, लोग खाने वाले तो बराबर ही हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, लोगों को नहीं मिल पाया खाना, यहाँ पे तो फिल करने के लिए दिया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैड हार्वेस्ट हुई तो लोगों को नहीं मिल पाया खाना, सिर्फ अमीर लोगों को खाना मिल पाया, तो वो लोग भूखे मर गए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई, ठीक है। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास है इन्वेजेस और एंड टू प्रिविलेजेस। तो फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी टॉपिक है शायद, हाँ आखिरी टॉपिक ही है, तो अब हम इसे और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पास है, हाँ। तो फ्रेंड्स कैसे मिडिल क्लासेस ग्रो कर रहे थे, कैसे वो लोग अमीर बनते जा रहे थे, तो हम इसको और देख लेते हैं। मिडिल क्लास मतलब थर्ड स्टेट वाले, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड गुड स्कैरसिटी। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो पीजेंट थे वो विरोध कर रहे थे किसके लिए, कि टैक्सेस जो इंक्रीज कर रहे हैं, फूड और फूड स्कैरिसिटी है जो वो मतलब हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, और जो बाय दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दी सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो फ्रेंड्स जो लैक ऑफ मीन्स हमको प्रोग्राम्स का जो लैक हो रहा है, मतलब कि खाना नहीं मिल पा रहा है, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, और हमें मतलब खाना नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये लोग विरोध करने लगे। अब दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। तो अब देखो जो गरीब तबके के लोग थे वो लोग अब होशियार होने लगे थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड मतलब वो लोग अब एजुकेटेड होने लगे। जो गरीब तबके के लोग थे, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, अब उनके पास भी अच्छा खासा पैसा आ गया और वो लोग भी एजुकेटेड हो गए। वो भी मतलब नए नए आइडियाज सोचने लगे और वो भी एजुकेशन में एंगेज हो गए। अब उनको मतलब सब समझ में आने लगा, वो लोग मूर्ख नहीं रह गए, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में उन लोग ने मतलब कि एक सोशल ग्रुप बनाया, मिडिल क्लास वालों ने सोशल ग्रुप बनाया और वो भी अच्छा खासा अब कमाने लगे थे, ठीक है। और उनके पास भी मतलब एक्सपेंडिंग आ गई थी, अब वो मैन्युफैक्चरिंग करने लगे थे ऑफ गुड्स सच एज वोलन एंड इस सिल्क टेक्सचर से। अब वो लोग भी अच्छा खासा कमाने लगे थे, सिल्क टेक्सचर की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे थे, आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचेस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और लोग खरीदते थे भी, तो बड़े बड़े लोग भी खरीदते थे उनसे कपड़े जो वो बनाते थे। और इन एडिशंस मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशन सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब वो लॉयर्स भी बनने लगे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी बनने लगे। मीन्स अब थर्ड स्टेट जो है ना वो एजुकेटेड स्किल्स मतलब उनके पास एजुकेशन की स्किल जो है वो आ गई, ठीक है। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, एक मिनट, हाँ यहाँ से हम देख लेते हैं। हम सब लोग एजुकेटेड होने लगे, सारे लोग एजुकेटेड होने लगे, और दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और मतलब कि वो लोग बोलने लगे कि किसी को भी जन्म के आधार पे मीन्स जन्म के आधार पे फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, सबको अपनी काबिलियत के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए, जैसी जिसकी काबिलियत है वैसे ही उनको अधिकार मिलना चाहिए।
और a person social positions must depend on his merit। तो मीन्स सोशल पोजीशन, पर्सन की जो पोजीशन है वो कितना होशियार है, कितना बेवकूफ़ है, उस हिसाब से उसको मेरिट मिलनी चाहिए, उस हिसाब से उसको जगह मिलनी चाहिए, उस हिसाब से उसको इनाम, इनाम नहीं कह सकते, मतलब हम उस हिसाब से उसको पढ़ाई के, मतलब जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी काबिलियत है, जो राजा का हकदार है, मतलब जो बनने के लिए हकदार है, उसको ही राजा बनाना चाहिए, ना कि उसके बेटे को ही। ठीक है, दीज आइडियाज़, मतलब ये आइडियाज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम एंड इक्वल लॉज के जो ये हैं वो बहुत ज़्यादा फैलने लगे, और सारे जो फिलोसफर है इसी के बारे में लिखने लगे। अब फिलोसफर क्या होते भाई? फिलोसफर जो कि लिखते हैं, कि बुक को लिखते हैं या किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं अच्छा लिख के। ठीक है, तो ऐसे बहुत से फिलोसफर आए जो इन सब मतलब इन सब बातों पे लिख रहे थे, जैसे कि जॉन लॉक, जेन जैक्वस रूसो। ठीक है, ऐसे दो ये हैं यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, और एक मैस्क्यूस कुछ नाम का भी है, वो अभी हम आगे भी देखेंगे। तो जॉन लॉक क्या है भाई? जॉन लॉक भी एक अच्छे फिलोसफर हैं, और जेन जैक्वस रूसो, ऐसे क्या अजीब से नाम रखते हैं यार अपने। देखो इंडिया वाले के कितने अच्छे नाम हैं, राम, श्याम, घनश्याम मेरा नाम अतिशय। इनके देखो, जॉन लॉक, जेन वर्सेस रूसो, क्या नाम है, जैक्वस रूसो, मतलब पढ़ते भी नहीं आए। ठीक है, इन इज टू ट्रीटिस। अब इनने क्या लिखा है, जॉन लॉक ने, और ये रूसो ने क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं। तो लॉक ने क्या लिखा है, इन हिज टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट में जो मतलब वो चल रहा है, जैसे कि जैसे हमारी शासन चलेगा, ये वाला जो चल रहा है, मतलब अब आगे देखते हैं इसका, तो अभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो लॉक ने क्या कहा कि दी मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। अब आगे देख लेते हैं, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की रूस कैरीड, मतलब उन्होंने कहा था जो मोनार्की का डिवीजन चल रहा है, मोनार्की में जो डिवीजन चल रहा है, जो लोग कास्ट के बेसिस में डिवीजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे किसने कहा है? जॉन लॉक ने। और रूसो क्या कह रहे हैं? रूसो कैरीड द आइडियाज फॉरवर्ड, प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और लॉक क्या कह रहे हैं, मतलब लॉक तो कह चुके हैं, रूसो क्या कह रहे हैं कि जो सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल, मीन्स जो सोशल कॉन्टैक्ट हो रहा है, मीन्स जैसे कि मतलब सब लोग एक ही टॉपिक पे बोल रहे हैं, बस थोड़ा अलग अलग, कि जो सोशल कॉन्टैक्ट हो रहा है और लोगों के बीच में जो भेदभाव हो रहा है रिचर सेक्शन में और पुअर सेक्शन में, तो ये नहीं होना चाहिए। अब एक मॉन्टेस्क्यू भी थे, मॉन्टेस्क्यू अच्छा नाम है, द स्प्लिट ऑफ द लॉज। अब इनने बोला था स्प्लिट ऑफ द लॉज के बारे में इनने लिखा था। ठीक है, इसमें क्या बोला था? डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव। ठीक है, और जो पावर की डिवीजन हो रहा है गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव के बीच में, और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, और द मॉडल गवर्नमेंट वॉज पुट into force in the USA after 13 colonies डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, तो जो मॉडल बनाया था गवर्नमेंट का, जो कि फोर्स कर रहा था यूएसए को, और जो 13 कॉलोनीज थी वो, मतलब कि अब यूएसए लड़ ही रहा था ब्रिटेन से। ठीक है, तो फ्रांस भी उस पर घुस गई। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड इट्स गार्डेंस टू इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो ये इम्पॉर्टेंट था, मीन्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था किसके लिए? फ्रांस के थिंकर्स के लिए। अब भाई उनको तो टॉपिक चाहिए है कि किस चीज़ में वो बोल सके, किस चीज़ में वो सोच सके। ठीक है, तो द आइडियाज़ ऑफ द फिलोसफर बर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो अब इनके जो फिलोसफर के आइडियाज़ थे ये सैलून्स में डिस्कस करने लगे, कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस करने लगे, और ये बढ़ते ही गए, मतलब सबके स्प्रेड होते गए, और ये बुक्स में भी छपने लगे, न्यूज़पेपर में भी छपने लगे, और दीज आर फ्रिक्वेंटली रीड अबाउट इन अ ग्रुप फ्रॉम द बेनिफिट। अब ये भाई लोग ग्रुप में भी रीड करने लगे, जिससे जो सुन नहीं सकते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं, जो मीन्स देख नहीं सकते हैं, उन लोगों को भी पता चले। ठीक है, तो वो लोग भी ये सारी चीज़ें सुन लेते थे। और द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसिव टू ऑफ द स्टेट
जनरेटेड एंगर टू द प्रोटेस्ट। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये न्यूज़ में बताने लगे थे तो लुईस एक्सटीन का इनने प्लान भी बता दिया था कि ये और ज़्यादा टैक्स बढ़ा रहा है, जिससे लोगों पे आक्रोश, मतलब लोगों को गुस्सा आए, जिससे वॉर छिड़े और लुईस एक्सटीन को हटा दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि अपनी बुकों में छापा कि जो लुईस एक्सटीन है वो सोच रहा है कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए सोच रहा है, और जनरेटेड और लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्री बना दिया। लोग बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत मारने पीटने के अब उनके दिमाग में चलने लगा। ठीक है, तो शायद अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। हाँ, तो अब ये जो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन है हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन में भी क्लिक करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप किसी और चैप्टर में, किसी और सब्जेक्ट में चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।